तो स्वागत है आप सबका संडे विद सुपर बैटल में। और ये रहे आज की क्वेश्चंस। तो चलो अब शुरू करते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट डार्क एल्फ वर्सेस हल्क। अब वैसे तो डार्क एल्फ की एंटायर रेस है, लेकिन हमें सिर्फ दो सबसे ताकतवर देखने मिले। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है स्ट्रॉन्गेस्ट ना कि सबसे पावरफुल, इसलिए हम मेलिकेट को नहीं कर्स को लेने वाले हैं, क्योंकि कर्स स्ट्रॉन्गेस्ट है जबकि मेलिकेट सबसे पावरफुल। अब कर्स एक टाइप से सेनापति हुआ करता था डार्क एल्फ्स का, लेकिन जब ये कर्स स्टोन को क्रश कर देता है तब इसे कर्स की एबिलिटी मिलती है। और अब इसकी बॉडी के ऊपर एक आर्मर आ चुका है जो फिजिकल कैपेबिलिटीज को काफी ज्यादा एनहांस कर देता है, और साथ में अब ये दूसरों की लाइफ फोर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर लेता है। इसने एसगार्ड के शील्ड कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और ये फिजिकल इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसने म्योनिर की डायरेक्शन को बीच हवा में चेंज कर दिया। और लोकी अगर हेल्प ना करता तो कर्स पक्का उस दिन थॉर को मार ही देता। लेकिन जब बात आती है हल्क की, तो इसने कभी म्योनिर की पाथ को चेंज नहीं किया, बट इसने 2 बार थॉर से फाइट किया है और दोनों टाइम बराबरी की टक्कर भी दी है। और हल्क की सुपर पावर ही उसकी स्ट्रेंथ है, इसलिए इसकी स्ट्राइकिंग पावर से शॉकवेव प्रोड्यूस होता है। लेकिन लिवाथन जैसे को नॉकआउट करना और फेनरिस को एसगार्ड से नीचे फेंक देना बहुत अच्छे फीट्स है। अब अगर हल्क थैनोस जैसे को कूट सकता है तो कर्स को भी मार सकता है। लेकिन हल्क के सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ देखने मिलेगी वो है कर्स का आर्मर, जो ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल है। म्योनिर एक ऐसा वेपन है जो एंटायर रियलम को शेक कर सकता है, लेकिन ये हथियार भी फीका पड़ जाता है कर्स के सामने। तो कहीं ना कहीं हल्क की फिजिकल स्ट्रेंथ काफी नहीं है कर्स को बीट करने के लिए। ऊपर से कर्स थॉर जैसो को ऑलमोस्ट नॉकआउट कर चुका है, तो ये सेम काम हल्क के साथ भी किया जा सकता है। और कर्स चाहे तो हल्क की लाइफ फोर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। ऊपर से इनक्रेडिबल हल्क अटैक करने से पहले सोचता नहीं है, जबकि कर्स के पास इंटेलिजेंस का भी एडवांटेज देखने मिलेगा। तो ओवरऑल देखे तो ड्यूरेबिलिटी लेवल्स कर्स के अच्छे हैं, वो लाइफ फोर्स एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, स्ट्रेंथ में भी कर्स अपर रैंक करता है, और इंटेलिजेंस भी कर्स के पास है जो उसे हल्क से सुपीरियर बना देती है। इसलिए जब ये दोनों फाइट करेंगे तब कर्स को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी हल्क को बीट करने में, लेकिन आखिर में हल्क हार जाएगा। 2012 थॉर वर्सेस एंड गेम कैप। अब सुपर सोल्जर सेरम ने एक कुपोषित लड़के को पीक ह्यूमन बना दिया, लेकिन जब एंड गेम में कैप ने म्योनिर को लिफ्ट किया तब वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया, क्योंकि अब उसके पास थॉर की लाइटनिंग पावर्स आ चुकी थी, जिसकी वजह से इसने कुछ सेकंड्स के लिए सही लेकिन थैनोस को अच्छी फाइट दी थी। और कैप ने म्योनिर को उसके फुल पोटेंशियल पर यूज नहीं किया, लेकिन कैप चाहता तो म्योनिर की मदद से उड़ सकता था और वेदर मैनिपुलेशन के साथ काफी बड़े स्केल पर लाइटनिंग स्ट्राइक करता। वैसे म्योनिर उठाने के बाद कैप की थोड़ी बहुत फिजिकल स्ट्रेंथ भी एनहांस्ड हो गई होगी, क्योंकि एक मोमेंट पर इसने स्टॉर्म ब्रेकर को उठा लिया था, जिसे लिफ्ट करने के लिए सिर्फ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर कैप सिर्फ पीक लेवल पर होता तो वो कभी स्टॉर्म ब्रेकर को नहीं उठा पाता। लेकिन अब बात करते हैं थॉर की, जो अभी प्रीवेकन है, जिसे लगता है कि उसकी सारी पावर्स म्योनिर की देन है, लेकिन फिर भी इसने बायफ्रोस्ट ब्रिज को तोड़ रखा है, फ्रोस्ट जायंट के एंटायर रियलम को शेक किया है और 3 लेवाइथन को सिर्फ अपने लाइटनिंग से नॉकआउट कर दिया। अब क्योंकि ये दोनों म्योनिर यूज करते हैं, इसलिए हैमर फेंक के काम नहीं चलने वाला। ये दोनों सिंपली हैमर को समन कर सकते हैं, जिसकी वजह से म्योनिर किसी को हिट करेगा ही नहीं। उसके बाद लाइटनिंग स्ट्राइक करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि थॉर तो ऑलरेडी गॉड ऑफ थंडर है, तो उसे लाइटनिंग से कुछ नहीं होने वाला। और कैप के पास भी अब थंडर पावर्स है, इसलिए उसे बिजली के झटके नहीं लग सकते। इसलिए अब यहाँ से फिजिकल स्ट्रेंथ काम आने वाली है। अब कैप की टेक्टिकल इंटेलिजेंस काफी अच्छी है, लेकिन इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि थॉर के पास हजारों सालों का बैटल एक्सपीरियंस है, जो कैप लैक करता है। साथ में थॉर आखिर में एक एसगार्डियन है, वो नेचुरली स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी वाइज कैप से ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिलेगा। इसलिए भले यहाँ पर सुपर पावर्स काम नहीं करेगी, लेकिन थॉर की स्ट्रेंथ और बैटल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इसलिए थॉर भले प्रियावकन हो, लेकिन अगर म्योनिर उसे दूर चला जाए, उसके बाद भी वो कैप को अपने बैटल स्किल से बीट कर देगा। थैनोस विद इन्फिनिटी स्टोन वर्सेस डॉक्टर मैनहट्टन। अब इन्फिनिटी स्टोन की वजह से थैनोस नाउ ओमनिपोटेंट बन जाता है, क्योंकि अब ये रियलिटी, स्पेस, टाइम, सोल और माइंड जैसी चीजों को कंट्रोल कर सकता है, और स्नैप कर दिया तो यूनिवर्स का बर्बाद होना पक्का है। लेकिन डॉक्टर मैनहट्टन भी गॉड लेवल बीइंग है, जिसे अपनी पावर्स एक्सीडेंटली मिली है, लेकिन ये अपनी पावर से रियलिटी वार्पिंग और मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है। साथ में पास्ट और फ्यूचर को भी देख सकता है। और अगर हम रेजरेक्शन को छोड़ दे तो मैनहट्टन के पास ऑलमोस्ट सारी सुपर पावर्स है। अब डॉक्टर मैनहट्टन की बॉडी किसी भी टाइप की अटैक से सर्वाइव कर सकती है, और जिस टाइप की बॉडी मैनहट्टन के पास है उस पर सारे इन्फिनिटी स्टोन काम नहीं करेंगे, क्योंकि मैनहट्टन स्पेस टाइम के बियॉन्ड है, इसलिए स्पेस और टाइम स्टोन का असर उस पर नहीं होने वाला। रियलिटी स्टोन भी ज्यादा यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि मैनहट्टन खुद एक रियलिटी मैनिपुलेटर है, तो अपने डैमेजेस को ठीक कर सकता है। पर डॉक्टर मैनहट्टन मेंटली थोड़ा वीक है, इसलिए अगर थैनोस माइंड स्टोन का यूज करके मैनहट्टन पर टेलीपैथिक अटैक्स करता है तो उसके हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, मैनहट्टन फ्यूचर देख सकता है, इसलिए उसे ऑलरेडी थैनोस के सारे मूव्स के बारे में पता होगा, और बियॉन्ड स्पेस टाइम होने की वजह से स्नैप भी मैनहट्टन पर काम नहीं करने वाला। इसलिए भले ही थैनोस के पास यूनिवर्सल पावर्स हो, लेकिन आधे स्टोन्स तो मैनहट्टन पर काम नहीं करने वाले, और जो करेंगे वो इतने पावरफुल नहीं है कि मैनहट्टन को मार दे। बट हमने अब मल्टीपल टाइम्स देखा है कि स्टोन्स के होने के बावजूद भी मैड टाइटन को मारा जा सकता है, और डॉक्टर मैनहट्टन अपनी पावर्स को ज्यादा वर्सेटाइल तरीके से यूज कर सकता है। इसलिए अगर सारे स्टोन डॉक्टर पर काम करते तो बात अलग थी,
लेकिन अभी के लिए थैनोस उसके फुल पोटेंशियल पर स्टोन को यूज नहीं कर सकता, इसलिए डॉक्टर मैनहट्टन थोड़ी बहुत स्ट्रगल करके इन्फिनिटी गॉन्टलेट वाले थैनोस को बीट कर देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर टीवी वाले डीसी में होते तो क्या वो फ्लैश को पकड़ ले जाते? देखो, जब भी टीवी वालों को किसी को पकड़ना होता है तो वो स्पेसिफिक वेरिएंट पर अच्छे से स्टडी करते हैं और उसके बाद ही कैप्चर वाली प्रोसेस शुरू होती है ताकि फेलियर ना हो। इसके बाद भी कुछ वेरिएंट्स मिनटमैन को मारने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, जिस सेल्वे ने कई बार मिनटमैन को बीट किया है। सेम कहानी डेडपूल के साथ है, बट जब बात आती है फ्लैश की तो इतना फास्ट है कि टीवी के एजेंट्स उसे देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन फ्लैश की सारी इन्फॉर्मेशन टीवी वालों के पास है। अगर टीवी डीसी में एग्जिस्ट करती तो उन्हें फ्लैश की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता होता। वो ऐसे ट्रैप बना सकते थे जिसमें फ्लैश फंस जाए। टीवी वालों के पास टाइम को स्लो करने वाले गैजेट्स है जो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं फ्लैश को पकड़ने के लिए। और हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि कैसेंड्रा नोवा ने क्विकसिल्वर को मार रखा है, जो कि एक स्पीडस्टर था, लेकिन फिर भी उसे पकड़ के वॉइड में फेंक दिया गया। तो ये बात तो साफ है कि टीवी वालों के लिए स्पीडस्टर को पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर क्विकसिल्वर पकड़ा जा सकता है तो फ्लैश को भी कैप्चर कर सकता है। वैसे डीसीओ में टीवी होती तो अब तक सच में फ्लैश को पकड़ नहीं जाती, क्योंकि इस बंदे ने सुपरगर्ल को बचाने के लिए जिस लेवल की टाइमलाइंस को डिस्टर्ब किया है, ये साफ टीवी के रूल्स के अगेंस्ट है। ओके, डीसीओ ज़ीउस वर्सेस एमसीयू हेला। अब डीसीओ में भी ज़ीउस ओलंपियंस का किंग है और इसने डार्कसाइड के अगेंस्ट में फाइट भी की थी, जहाँ इसने अपने लाइटनिंग पावर से मदर बॉक्स को अलग कर दिया। सेम मदर बॉक्स को अलग करने के लिए साइबॉर्ग की टेक, स्ट्रेंथ और सुपरमैन की सपोर्ट की जरूरत थी। फिर ज़ीउस ने गॉड ऑफ वॉर एरिस को बीट किया है और एरिस ने स्टेफन वुल्फ जैसो को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। साथ में कई सारे ओलंपियन गॉड्स को भी मार रखा है। और मरने से पहले ज़ीउस ने थेमिसकेरा को बनाया, जहाँ आज की डेट में अमेज़न्स रहती है, बट अभी के लिए ज़ीउस के पास इतनी फीट्स है। लेकिन हेला एसगार्ड की गॉडेस ऑफ डेथ है। इसने 9 रिलम्स को कॉन्कर करने में मदद की है और एसगार्ड की मेल आर्मी के साथ 10,000 वैल्किरीज को कूट रखा है। साथ में हेला के पास अच्छा खासा हीलिंग फैक्टर भी देखने मिल जाता है और ये नेक्रोब्लेड्स प्रोड्यूस कर सकती है जिनका साइज और शेप अपने विल पर चेंज कर पाती है। अब ज़ीउस फाइट में ज्यादातर अपने लाइटनिंग का यूज करता है, लेकिन थॉर ने हिस्ट्री की सबसे बड़ी लाइटनिंग स्ट्राइक हेला पे कर दी थी, लेकिन वो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए अनकॉन्शियस हो गई थी। बट अगेन ज़ीउस के पास बड़ी अथॉरिटी और पोजीशन है। हेला पावरफुल है लेकिन वो स्काई फादर लेवल पर नहीं है, जबकि हम सब जानते हैं ज़ीउस एक स्काई फादर है जो उसे ओडिन के लेवल पर ले जाता है। और ज़ीउस अगर एरिस जैसो को बीट कर सकता है तो वो हेला को भी नॉकआउट कर देगा, क्योंकि ज़ीउस के पास मैटर और रियलिटी मैनिपुलेशन जैसे एबिलिटीज है जो हेला लैक करती है। इसलिए अगर यहाँ गॉडेस ऑफ लाइफ होती तो ज़ीउस से कंपैरिजन हो सकता था, लेकिन अभी के लिए ज़ीउस एक स्काई फादर है जो हेला से फार सुपीरियर है पावर लेवल में। विच विलन इन एमसीयू कैन बीट थॉर इन 1v1 फाइट? अब थॉर के अगेंस्ट में जितने भी सुपर विलन आज तक खड़े हुए हैं वो सब उससे ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए थॉर कई बार मरते मरते बचा है। लेकिन लव एंड थंडर के सफर तक थॉर काफी पावरफुल बन चुका है। इसलिए अगर हम इस थॉर को दूसरे सुपर विलन के साथ कंपेयर करें तो काफी कम ऐसे सुपर विलन है जो थॉर को एक फेयर फाइट में मार सकते हैं, जैसे मेलिकेथ। अब थॉर ने पहले भी मेलिकेथ का मुंह जला के रख दिया था, लेकिन मेलिकेथ के पास ईथर था जो एक रियलिटी स्टोन है, सिर्फ लिक्विड फॉर्म में। डार्क वर्ल्ड में मेलिकेथ का गोल थॉर से फाइट करना नहीं बल्कि यूनिवर्स को डार्कनेस में बदलना था। लेकिन अगर इन दोनों की रीमैच होती है और मेलिकेथ अच्छे से रियलिटी स्टोन को यूज करे तो थॉर को मारा जा सकता है, क्योंकि जब तक थॉर अच्छे से ओडिन फोर्स यूज नहीं करता वो रियलिटी मैनिपुलेशन से नहीं बच पाएगा। फिर आता है डोरमामू जो डार्क डायमेंशन का रूलर है और इसे सिर्फ इन्फिनिटी स्टोन के साथ बराबरी की टक्कर दी जा सकती है। लेकिन डोरमामू अपने डार्क डायमेंशन में इमॉर्टल होता है, तो थॉर जितनी मर्जी इस पर अटैक कर ले उसके स्टोर्म ब्रेकर और लाइटनिंग से डोरमामू कुछ नहीं होने वाला, इसलिए डोरमामू भी इजीली थॉर को मार सकता है। इसके बाद आता है गॉर द गॉड बुचर। अब नेक्रोसॉर्ड ने गॉर को एक गॉड किलर बना दिया था और लव एंड थंडर में मल्टीपल मूवमेंट्स पर गॉड ने ऑलमोस्ट थॉर को खत्म ही कर दिया होता। वो तो जेन फॉस्टर ने थॉर को बचा लिया, बट नेक्रोसॉर्ड एक गॉड किलर है इसलिए थॉर को मार सकती है। और गॉर फिजिकली 2 थॉर्स और एक वैल्किरी से फाइट कर रहा था, लेकिन अगर शैडो रियलम में सिर्फ थॉर और गॉर की सोलो फाइट होती तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी थी कि थॉर यहाँ पर हार जाता। इसके बाद कैंग द कॉन्करर भी थॉर को एक फेयर फाइट में बीट कर सकता है, क्योंकि इसके पास टाइम मैनिपुलेशन पावर्स है। और कैंग ने खुद अपने मुंह से कहा था कि उसने कई सारे एवेंजर्स को मार रखा है, तो अगर कैंग दूसरे टाइमलाइंस के एवेंजर्स को मार सकता है जिसमें ऑफ कोर्स थॉर भी होगा, तो मेन यूनिवर्स वाले थॉर को मार गिरा सकता है। वैसे थॉर टाइम मैनिपुलेशन के अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद इन्फिनिटी अल्ट्रॉन, इन्फिनिटी थैनोस और इन्फिनिटी किलमॉन्गर भी थॉर को बीट कर देंगे, लेकिन इन सब के पास इन्फिनिटी स्टोन्स होने चाहिए। बिना स्टोन्स के साथ लव एंड थंडर वाले वर्जन को बीट करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। और आखिर में स्ट्रेंज सुप्रीम है जो सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिक यूजर है और इसने तो म्योनेर और स्पीयर गंगनीर को भी बर्बाद किया है, जिसके ऊपर रियलिटी स्टोन और पावर स्टोन काम नहीं किया। उसके सामने थॉर की लाइटनिंग कुछ भी नहीं है, इसलिए स्ट्रेंज सुप्रीम फिजिकली थॉर को नॉकआउट कर ही देगा, लेकिन उसका स्टोन ब्रेकर भी तोड़ के फेंक देगा। सुपर हीरो या फिर ग्रुप ऑफ सुपर हीरो जो डार्कसाइड को बीट कर सकता है, लेकिन ग्रुप में सिर्फ 3 मेंबर्स होने चाहिए। अब स्टेफन वुल्फ जैसे पावरफुल बीइंग्स डार्कसाइड के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं,
जिसका मतलब इसकी पावर लेवल कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पर स्केल करती है। साथ में डार्कसाइड अपने यंग डेज में ही ओल्ड गॉड से लड़ गया था। ये बात अलग है, वो बुरी तरीके से हार गया और फिर हजारों सालों तक फिर से अर्थ की तरफ देखा भी नहीं। लेकिन साइबोर्ग के विजन में डार्कसाइड ने जस्टिस लीग के सारे मेंबर्स को मार दिया था, सिर्फ सुपरमैन को छोड़कर, क्योंकि वो तब तक माइंड कंट्रोल हो चुका था। वैसे डार्कसाइड के पास ओमेगा बीम्स है जो सुपरमैन की हीट विजन की तरह है, बस ये बीच हवा में अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। लेकिन इस बीम से सिर्फ एक एटलांटियन वॉरियर मारा गया था, इसलिए एग्जैक्टली कितनी पावरफुल है वो बताना भी लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर बात करें कौन सा सुपर हीरो ग्रुप डार्कसाइड को बीट कर सकता है, तो गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स से स्ट्रेंथ सुप्रीम मोर देन इनफ है डार्कसाइड को बीट करने के लिए। ये अपने डीमन फॉर्म में इजीली स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी वाइज डार्कसाइड को सरपास कर देगा, और इस पर तो इन्फिनिटी स्टोन भी काम नहीं करते है, तो ओमेगा बीम से तो क्या ही हो जाएगा। इसलिए स्ट्रेंथ सुप्रीम एक सोलो फाइट में इसे बीट कर देगा। इसके बाद एवेंजर्स की बात करें तो गॉड ऑफ थंडर थॉर और स्कारलेट विच दोनों ही काफी है डार्कसाइड को मार गिराने के लिए। एक तरफ थॉर अपनी लाइटनिंग पावर्स और वेपन से डार्कसाइड को बिजी रखेगा, और दूसरी ओर वंडा अपने रियलिटी मैनिपुलेशन से डार्कसाइड का एग्जिस्टेंस ही खत्म कर सकती है। लेकिन डार्कसाइड को बीट करने के लिए इन दोनों को टीम अप करना होगा, और अभी के लिए तो यही दोनों सूप्स है जो डार्कसाइड को बीट कर सकता है। लेकिन इसी के साथ आज की संडे सुपर बैटल यही खत्म होती है। अब मैंने 7th क्वेश्चन को छोड़ दिया, लेकिन वो क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया था इसलिए। लेकिन अब अगर आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि मैं अगले संडे सुपर बैटल में उन्हें कवर कर पाऊँ। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।